नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतार। न्यूज 18 अपडेट में सबसे पहले हम बात करते हैं एक गुड़िया की जो दहेज लोभियों की शिकार हो रही है, उनके अत्याचार को बर्दाश्त कर रही है। शेखपुरा के सतबिगही मोहल्ले में एक घर की चौखट पर नवविवाहिता गुड़िया घर में प्रवेश करने के लिए संघर्ष कर रही है। पीड़ित गुड़िया की शादी महज एक सप्ताह पहले हुई, लेकिन शादी की खुशी की जगह उसे पत्नी होने के अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। मामला शेखपुरा के सतबिगही का है। बिहार शरीफ की गुड़िया की शादी गौतम से पिछले सोमवार की हुई थी और गौतम ने गुड़िया को दुल्हन बनाकर अपने घर भी लाया, लेकिन 2 दिनों बाद उसे मायके पहुंचा दिया और वहां से अचानक गायब हो गया। तब से गुड़िया से कोई संपर्क नहीं है। गुड़िया को अनहोनी की आशंका हुई और वो शेखपुरा अपने ससुराल पहुंच गई, लेकिन घर वालों ने उसे घर में घुसने से रोक दिया। गुड़िया ससुराल में अपने घर के दरवाजे पर बैठी है, लेकिन उसे घर के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। पीड़ित गुड़िया ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए उसे घर से निकालने का आरोप लगाया। यहाँ पे आया था और फिर लड़का यहीं से गायब है। हम फोन करके पूछे कि लड़का आप कहाँ है, तो बोला शेखपुरा में हम हैं। अच्छा। रिकॉर्डिंग भी उसका मेरे पास है। बोला हम शेखपुरा में हूँ। कब शादी हुआ था आपका? शादी हुआ सोमवार को, 1 हफ्ता पहले। अच्छा, तो क्या जबरन शादी हुई थी क्या? नहीं तो पूरा फैमिली गया था, लड़का का बुआ गया था, लड़का का फुफेरा भाई गया था, अच्छा, उसका वाइफ गया था, बाल बच्चा गया था, और उसका एगो भाई गया था सूरज का। तो लड़का अभी आप यहाँ आए हैं तो क्या यहाँ क्या कर रहे हैं लोग? यहाँ आएंगे तो यही बोलेंगे, यहाँ नहीं रहने देंगे, किराए में लेके रहेंगे। और पूरे मामले में दूल्हे के घर वालों की भूमिका भी संदिग्ध है, क्योंकि वो गुड़िया को घर में प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं। जबरदस्ती या जैसे राजी से जैसे भी किया, शादी किया है, अपना लड़का जाने या लड़की जाने। अच्छा, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। लड़का आपके घर में रहता है? लड़का हमारे घर में रहता था, अब नहीं रहता। अब मतलब अब कहाँ चला गया? पता नहीं हमको, तो ससुराल गया था, ससुराल से ही गायब है। हालांकि स्थानीय लोगों का साथ गुड़िया को मिलता हुआ दिख रहा है। स्थानीय लोग गुड़िया के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। अब ताला मार दिया, घर ढुकने नहीं दे रहा। और लड़का क्या किया है कि मोबाइल 4 दिन पहले ई लोग के मने लड़का का फूफा और लड़का का फुआ, लड़का का बहन और लड़का का जीजा मिलकर लड़का को छुपा दिया, समझे, ताकि हम लड़की को नहीं रखे। इनका डिमांड है कि 2.5 लाख रुपया या 3 लाख रुपया इससे मांग कर रहा है। अच्छा, लड़की के पास है नहीं। तो लड़की को न्याय मिल सके, इसके लिए आपका क्या कदम है? इसके लिए तो हम इनके साथ खड़ा रहेंगे कि इनको घर में प्रवेश किया जाए। और दहेज के लिए गुड़िया पर हो रहे अत्याचार के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि आखिर दहेज के लिए दहेज लोभी गुड़िया पर अत्याचार क्यों कर रहे हैं? आखिर क्यों अत्याचार हो रहा है नवविवाहिता के साथ? सवाल यह भी कि क्या दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है? इसके साथ ही सवाल यह भी है कि आखिर दूल्हे को गायब करने के पीछे कौन है? और इस पूरे मामले में प्रशासन आखिर कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? दहेज कानून के तहत आखिर गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? यह भी बड़ा सवाल है, क्योंकि अब तक जो आरोपी हैं वो फरार हैं। क्या दूल्हे के घर वालों को कानून का डर नहीं, जो दुल्हन को घर में प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं? और अब बात करते हैं बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था के हाल की, जो पूरी तरह से बदहाल है। क्योंकि सहरसा से जिस तरीके की तस्वीर सामने आई है, उसके बाद यही कहा जा सकता है कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से फेल साबित हो रहा है। दरअसल सहरसा में मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में इलाज करने का वीडियो सामने आया है। सहरसा सदर अस्पताल में एक बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल लाया जाता है। दरअसल बच्चे को सांप काट लेता है और बिजली नहीं होने की वजह से उसका अंधेरे में इलाज कराया जा रहा है। जनरेटर में तेल भी नहीं है, जिसकी वजह से जनरेटर स्टार्ट नहीं होता है और मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में बच्चे का इलाज किया जाता है। ये तस्वीरें हमारे कैमरे में कैद हुई, जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं।
आपके सामने तस्वीरें हैं। अस्पताल में जनरेटर है, लेकिन जनरेटर में डीजल नहीं है, जिसकी वजह से जनरेटर स्टार्ट नहीं हो पा रहा। अस्पताल में बिजली की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। जिस तरीके से जब बिजली की जरूरत पड़ती है तो अस्पताल कर्मी इधर उधर भागते हुए दिख रहे हैं और मोबाइल की रोशनी में करीब 45 मिनट तक इलाज किया जाता है। और इस व्यवस्था को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये जो दो तस्वीरें हम इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, उन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल क्या है। आप समझिए कि 45 मिनट तक इलाज होता है टॉर्च की रोशनी में। डॉक्टर का कहना है कि इलाज करना पहले उनकी प्राथमिकता थी और इसीलिए बिजली आने का इंतजार नहीं किया गया, क्योंकि अगर इंतजार किया जाता तो शायद बच्चे की जान नहीं बच पाती। डॉक्टर ने अंधेरे में इलाज किया, मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में इलाज किया और बच्चे की जान बचाने की कोशिश की, लेकिन व्यवस्था यहां पर बिजली की नहीं हो सकी। हालांकि जब न्यूज़ 18 ने इस खबर को दिखाया तो सिविल सर्जन ने जो जिम्मेदार लोग हैं उनको शोकत जारी किया है। स्थानीय विधायक और मंत्री आलोक रंजन ने भी व्यवस्था को दुरुस्त करने का भरोसा दिलाया है। तो लाइट नहीं, किसी इलाज कर रहे हैं? लाइट नहीं, अभी जस्ट कट है और आधे घंटे से हम लोग परेशान हैं। इस बच्चे को कोशिश कर रहे हैं, इसको ABS एंटी जो मतलब स्नेक वेनम है वो दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं बच्चे को बचाने की, लेकिन स्थिति बहुत हमारे अंडर कंट्रोल नहीं है। फिर भी कोशिश कर इसको 231 पे मिला है हमें। तो मोबाइल की रोशनी पे इलाज हो रहा है? जी बिल्कुल, मोबाइल की रोशनी में अभी मजबूरी में किया जा रहा है। पहले तो जान बचाई जाए, उसके बाद। और ये तस्वीरें एक जगह से नहीं आई हैं। ऐसी ही तस्वीर पटना के दानापुर से आई है, जहां पर बेहटा रेफरल अस्पताल में भी मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में इलाज किया जा रहा है। दरअसल यहां पर एक घायल मरीज पहुंचता है जिसको टाका लगाए जाने की जरूरत है और मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में इस घायल मरीज को टाका लगाया जाता है। रेफरल अस्पताल में आने वाले मरीजों की मरहम पट्टी अंधेरे कमरे में ही की जाती है। और आपको बता दें कि टाका लगाने के लिए यहां पर मोबाइल की रोशनी का सहारा लिया गया। अस्पताल में जनरेटर होने के बावजूद उसे चालू नहीं किया जाता है और मोबाइल की रोशनी में ही इलाज के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को छोड़ दिया जाता है। ये अंधेरा में क्या कर रहे हैं आप? उनको कर रहे हैं। हाँ? और अब बात करते हैं बिहार के सियासत की। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि बिहार एनडीए में कोई दिक्कत नहीं है और सरकार बहुत सही तरीके से चल रही है। यहां पर तारकिशोर प्रसाद का बयान उस वक्त सामने आया है जब लगातार विरोधी मतभेद की बात कह रहे थे और यह कहा जा रहा था कि जेडीयू और बीजेपी के बीच चल रही इस सरकार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। करते हैं बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद से। सर, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव काफ़ी सक्रिय हो गए हैं इन दिनों। शरद यादव से कल उन्होंने मुलाकात की, उसके पहले मुलायम सिंह यादव से, और खुद शरद पवार उनके घर गए थे। जो एक बीजेपी के खिलाफ देश भर में मोर्चा बनाने की जो कवायद चल रही है, आपको लगता है कि उसको लेकर के लालू यादव काफ़ी एक्टिव हो गए हैं? देखिए, श्री लालू प्रसाद जी सिर्फ स्वास्थ्य के कारण वो न्यायालय ने उन्हें ये मोहलत दी है, तो उसका बेहतर इस्तेमाल अपने स्वास्थ्य के बेहतरी के लिए करना चाहिए। क्योंकि श्री नीतीश कुमार जी परिपक्व हैं, हम बिहार में तो हम उनके साथ उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं, तो इसलिए श्री नीतीश कुमार जी निश्चित तौर पर शिष्टाचार भेंट हुई होगी, लेकिन उससे जो एनडीए का जो गठबंधन है वो प्रभावित नहीं हो रहा। ऐसे सभी दल में जो उनके नेता हैं, उनके नेता अगर उनके दल के लोग उनकी प्रशंसा करते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। अलग विकल्प नीतीश कुमार को लेकर के बनने की संभावना आपको नहीं दिख रही है? नहीं, देखिए, इसमें विकल्प की कोई बात नहीं है। हम सब साथ काम कर रहे हैं, केंद्र में भी साथ हैं। उनके मोदी जी के मंत्रिमंडल में जनता दल यूनाइटेड के भी मंत्री हैं और बिहार की सरकार में
नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम सब उप मुख्यमंत्री और मंत्री के रूप में हैं, तो इसीलिए यहाँ कोई विकल्प की तो कोई बात ही नहीं है ना माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। लेकिन मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि इस तरह की चीजें कहीं हमारे गठबंधन को, हमारी सरकार को प्रभावित करती है। ये इन सारी चीजों का कभी मुझे आभास नहीं हुआ। और देखिए, अलग अलग दल जब एक साथ गठबंधन में हैं तो हर दल की अपनी नीति होती है। इसलिए चिराग साथ आते हैं तो कितनी मजबूती होगी विपक्ष की, और आप लोगों के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि लालू यादव ने इसका संकेत दिया है। नहीं, ठीक है, वो साथ आना नहीं आना ये उनके दल का अपना निर्णय है, लेकिन हमारे सामने किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। तो ये थे बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद। कैमरामैन रमेश रत्नाकर के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। मुजफ्फरपुर के प्रभारी मंत्री और वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने कहा है कि इस वक्त जरूरत है कि जाति आधारित जनगणना हो, और ये पूरे देश के लिए जरूरी है, क्योंकि अगर जाति के आधार पर जनगणना होती है तो इससे जाति विशेष को योजनाओं का लाभ मिलेगा, साथ ही जाति विशेष के लिए योजनाओं को लागू करने में आसानी होगी। निश्चित तौर पे देश में जाति जनगणना होना चाहिए। आज हमारे पास पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग है और हम लोग यहाँ पे पशु का भी जनगणना कर रहे हैं। पशु में कौन पशु किस ग्रेड का है वो भी हम जानकारी जब इकट्ठा कर रहे हैं, तो जब इस देश में किस जाति किस धर्म के लोग कितने हैं, क्या उसका आर्थिक स्थिति है, गरीब है अमीर है, निश्चित तौर पे जाति जनगणना होना चाहिए। उसमें सब चीज़ का ध्यान रख के और पूरे देश में जाति जनगणना होना चाहिए। और बिहार में शराबबंदी के बाद से लगातार शराब बरामदगी की मामले भी सामने आते रहे। सीवान में लग्जरी कार से भारी मात्रा में शराब बरामद किया गया है। दरअसल सीवान में एक लग्जरी कार में तहखाना बनाकर शराब की तस्करी की जा रही थी, लेकिन ये शराब तस्कर उत्पाद विभाग के हत्थे चढ़ गए। गुप्त सूचना के आधार पर जीबी नगर तरवारा थाना क्षेत्र के अपराध मोड़ के पास पुलिस ने वाहन चेकिंग की, और इस दौरान पुलिस ने लग्जरी कार से 1126 बोतल विदेशी शराब को जब्त किया। कार में तहखाना बनाकर शराब की तस्करी की जा रही थी। पुलिस ने 2 धंधेबाजों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कहा है कि शराब को यूपी से दरभंगा लाया जा रहा था। और बिहार में एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई है जो शराबबंदी के दावों पर सवाल खड़े करती है। दरअसल जिनके कंधों पर शराबबंदी की जिम्मेदारी है, वही इस कानून की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। जहानाबाद में उत्पाद विभाग के ऑफिस में ही शराब पार्टी का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि उत्पाद विभाग की गाड़ी चलाने वाला प्राइवेट ड्राइवर अपने दोस्तों के साथ शराब की पार्टी कर रहा था, और उस दौरान डिपो में स्थित गार्ड रूम में यह शराब पार्टी चल रही थी। पार्टी कर रहा शख्स अपने लोगों के बीच शराब भी बांट रहा था। वीडियो वायरल होने के बाद से ड्राइवर फरार बताया जा रहा है। ये बियर आपको ले जाने के लिए दिया गया है? चलिए चलिए। ये आप लोग बियर कहाँ से ढो रहे हैं? कहाँ से ला रहे हैं बियर? बियर कहाँ से ला रहे हैं? बियर कहाँ से ला रहे हैं? एक ठेका हुआ है, क्या हो रहा है वहाँ? आप चलिए चलिए साहब, चलिए अंदर चलिएगा, आप लोग क्लास करवा दो। चलिए अंदर चलिए। ना गोड़ पर कहाँ से लेके जा रहे हैं? बूढ़े हैं, पीते नहीं अपनी फरार है, भागा हुआ है। उस पर हम विधि सम्मत कार्रवाई चाचू अवश्य करेंगे, सख्त से सख्त। कौन कौन लोग हैं सर, पहचान हुई है? एक तो पहचान हमको आया है सिर्फ एक का, जो जीप का ड्राइवर है, दामोदर नाम है उसका। उत्पाद विभाग में है? उत्पाद विभाग में प्राइवेट ड्राइवर है, तो गाड़ी भाड़ा पर लिया गया है इसका ड्राइवर। जी, क्या उस पर कार्रवाई होगी सर? इस तरह का कार्रवाई एकदम जो एक्साइज एक्ट कहता है कार्रवाई होगी। बिहार में करीब 20,000 कंप्यूटर डेटा ऑपरेटर अपनी सेवा शर्तों की मांग को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं। दरअसल इनका कहना है कि सेवा शर्तें लागू नहीं होने की वजह से इन्हें अधिकारियों के मनमानी का सामना करना पड़ता है, उन्हें उनका हक नहीं मिल पाता है।
डेटा ऑपरेटरों से बात की न्यूज 18 संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने। बिहार में 18 से 20 हजार के कंप्यूटर ऑपरेटर हैं जो कि विभिन्न कार्यालयों में काम करते हैं। बेल्ट्रॉन के माध्यम से इनकी नियुक्ति तमाम कार्यालयों में दी गई है, लेकिन 2 दशक होने के बाद भी अभी तक सेवा शर्त और नियमावली से ये लोग मरहूम हैं। अब बात करेंगे कंप्यूटर ऑपरेटर से, आखिर क्या है सेवा शर्त और किस नियमावली की ये लोग बात करते हैं। क्या है सेवा शर्त और किस नियमावली की बात करते हैं? जैसा मैं आपको बताना चाहूँगा कि बेल्ट्रॉन के माध्यम से पूरे बिहार में तकरीबन 20,000 कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामर और अन्य कर्मी कार्यरत हैं और सरकार के विभिन्न विभागों कार्यालयों में गोपनीय से गोपनीय और महत्वपूर्ण कार्यों का हम लोग निष्पादन पिछले 2 दशकों से कर रहे हैं। मगर बड़े अफसोस की बात है कि आज तक सरकार ने हमारे लिए किसी भी तरीके का कोई नियमावली या सेवा शर्त नहीं बनाया है, जिसकी वजह से हमेशा आइंदा हम लोग के साथ कहीं ना कहीं ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती है, बिना कहे बिना सुने हमारी सेवा वापस कर दी जाती है। तमाम समस्याएं हैं, हमने आपको इन सबसे बात कराई और इन समस्याओं का ये लोग अंत चाहते हैं, नियमावली बनाना चाहते हैं, सेवा शर्त बनाना चाहते हैं, जिसको लेकर ये लोग बराबर मंत्री को भी लिखते हैं, अधिकारियों को भी लिखते हैं, लेकिन अभी तक सुनी नहीं गई है। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। और अब जमुई से एक अच्छी खबर। दरअसल ये खबर उन लोगों के लिए अच्छी है जो पैरामेडिकल की पढ़ाई करते हैं। जमुई में JNM पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में अब जल्द ही पढ़ाई शुरू होगी और इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इससे यहां के जो लोग नर्सिंग के क्षेत्र में आना चाहते हैं उनके लिए काफी आसानी होगी। केसी कुंदन ने जायजा लिया है। जमुई जिले के गिद्धौर प्रखंड के महुली गांव में बना जो JNM सेंटर सब पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट है, वहां पर अगले सत्र से पढ़ाई शुरू हो जाएगी और यहां पर बिहार के छात्र छात्राओं को फ़ायदा मिलेगा। वो इसलिए कि यहाँ पर अब पढ़ाई शुरू होने वाली है। बता दें कि इस जो JNM स्कूल है और जो पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट है, इसका शिलान्यास 2017 में हुआ था और फरवरी 2020 में इसका निर्माण पूरा हो गया है। लगभग 20.5 करोड़ रुपए की राशि की खर्च हुई है और निर्माण के बाद बता दें कि इसको विभाग के द्वारा को सौंप दिया गया है। भवन निर्माण विभाग ने बनवाया था, अब यह सौंप दिया गया है। खास बात यह है कि यह इस पर लगभग 20.5 करोड़ रुपए की खर्च हुई है और बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल के साथ साथ तमाम तरह के यहाँ पर व्यवस्था होंगे, जहाँ पर JNM के जो गर्ल्स नर्सिंग की पढ़ाई होगी, जो लड़कियाँ हैं उनको नर्सिंग की पढ़ाई दी जाएगी, साथ ही जो छात्र हैं उनको पारा मेडिकल की पढ़ाई की जाएगी। इस मामले में जहाँ तक बता दूँ कि विधानसभा में यहाँ के झाझा विधानसभा क्षेत्र के विधायक ने सवाल उठाया था कि आखिर जब बिल्डिंग तैयार है और 1 वर्ष से बिल्डिंग तैयार होकर विभाग को दे दिया गया है, फिर भी यहाँ पर पढ़ाई क्यों नहीं है। तो ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने यह जवाब दिया है और आश्वासन दिया है कि अगले सत्र से यहाँ पर नामांकन प्रक्रिया के साथ साथ यहाँ पढ़ाई शुरू हो जाएगी और ये अभी जो बिल्डिंग जो बनकर तैयार है, जहाँ पर एकेडमिक कार्य नहीं हो रहे हैं, ये सारू हो जाएंगे। अब उम्मीद जगी है कि जल्द ही आने वाले सत्र में यहाँ पर पढ़ाई शुरू हो जाएगी और यहाँ से पढ़ने वाले छात्रों को पारा मेडिकल और नर्सिंग में फ़ायदा मिलेगा, जिससे बिहार में स्वास्थ्य के क्षेत्र में को बढ़ावा मिलेगा। केसी कुंदन, न्यूज 18 जमुई। और अगली खबर अरवल से है, जहां पर दलित छात्राओं को बेहतर शिक्षा देने के लिए एक स्कूल की शुरुआत की गई थी, लेकिन यह स्कूल हाथी का दांत साबित हो रहा है। दरअसल 2 साल से यह स्कूल बंद पड़ा हुआ है। करीब 1.25 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया यह स्कूल भवन अब बेकार साबित हो रहा है। 2 साल से स्कूल का ताला तक नहीं खुला है। स्कूल बनने के तुरंत बाद तत्कालीन प्रिंसिपल को सामग्री खरीद को लेकर 60 लाख से अधिक पैसा शिक्षा के द्वारा मिला था, लेकिन सामग्री खरीद में प्रिंसिपल पर 12 लाख रुपए गबन करने का आरोप लगा, जिसके बाद से स्कूल बंद है और आज तक स्कूल में न पढ़ाई हुई और न ही शिक्षा विभाग के द्वारा किसी प्रकार की पहल की गई। अनियमितता का आरोप था, जिसका जांच हो रहा है और अभी शायद त्रिस्तरीय जांच कमेटी बनी है और जैसे ही जांच कंप्लीट हो जाती है, हमारा प्रयास होगा कि शीघ्र से उसका संचालन किया जा सके।
क्या गबन का आरोप लगा था? हाँ, ऐसा है। अभी एक सदस्य टीम बनी थी जिसमें ऐसा आरोप है, लेकिन अब 3 सदस्य टीम बनी है और जैसे ही जांच कंप्लीट होता है उसके बाद हमारा प्रयास होगा कि बच्चे से। जिले में दलित छात्राओं को पढ़ने के उद्देश्य से जिले का एकमात्र जो है बालिका छात्रावास बनाया गया था। 1 करोड़ 26 लाख रुपए की लागत से इस छात्रावास का निर्माण कराया गया, लेकिन चंद ही समय में इसमें लाखों रुपए गबन कर इसे ठप भी कर दी गई। हालांकि जांच के बाद ये मामले आया है, 12 लाख रुपए गबन कर दिए गए और तब से अभी विद्यालय जो है पूरी तरह से बंद है। जिस उद्देश्य से शिक्षा विभाग ने इस छात्रावास का निर्माण कार्य कराया गया था, उस पर पूरी तरह से प्रश्न चिन्ह कर रहा है। इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक के द्वारा ही 12 लाख रुपए गबन कर लिए गए और तब से यह विद्यालय बंद है। हालांकि जांच में मामले सामने आई है कि गबन के बाद भी दलितों का पढ़ाई जो है पूरी तरह से ठप हो गई। हालांकि इस विद्यालय में 30 छात्राओं का नामांकन भी है, उसके बावजूद किसी को आज तक इस विद्यालय का कोई छात्राओं ने मुंह नहीं देखा। लेकिन उद्घाटन के बाद भी आज तक दलित छात्राओं को तनिक भी से शिक्षा मुहैया नहीं कराई गई है। अनिरुद्ध कुमार, न्यूज़ 18, अरवल। देश में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सजग रहने की बात की जा रही है, बावजूद इसके लोगों की लापरवाही कम नहीं हो रही है। दरअसल छपरा से ही एक ऐसी तस्वीर आई है जो लापरवाही की तस्वीरों को साफ तौर पर बयां कर रही है। छपरा में कोविड गाइडलाइन को दरकिनार करते हुए सोहबात मेले का आयोजन किया गया। एकमा के परसागढ़ उमाशंकर मोड़ के पास मेला लगा है। लोग भारी संख्या में जमा हो रहे हैं। सावन के महीने में यह मेला लगता है और हैरानी की बात यह है कि इस आयोजन से प्रशासन अब तक अनजान बना हुआ है। और न्यूज रूम से खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें लगातार जारी रहेंगी। बने रहिए हमारे साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक